वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल में लर्निंग विथ राहुल के साथ। आज हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के नेक्स्ट क्लास में आ चुके हैं। तो इस नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं कि जो इन्वायरमेंट में फंक्शन है पारिस्थितिकी तंत्र का, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य जो हैं, जैसे कि इसमें मतलब प्राथमिक उत्पादन, नेट प्राथमिक उत्पादन कितना होता है, सकल प्राथमिक उत्पादन कितना होता है, ठीक ना। इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही हम लोग पोषण स्तर, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होगी, तो इसलिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है एक बृहद संकल्पना होती है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? अपने आप में एक बहुत बड़ी संकल्पना है जिसमें जैव समुदाय रहते हैं, ठीक ना, जीव जंतु होते हैं, जैविक अजैविक ऊर्जा संगठक होते हैं, ठीक ना। और इस ऊर्जा पूरे फंक्शन की एक कार्य प्रणाली होती है, अपना एक कार्य करने का सिस्टम होता है। कार्य करने का सिस्टम का मतलब जो जैविक संरचना होती है उसमें ऊर्जा का संचार होता रहता है, यानी ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचती रहती है। और इस ऊर्जा संचार की वजह से जो एक दिशात्मक होता है, ये पारितंत्र सुचारू रूप से कार्य करता रहता है, ठीक है। अब इस पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत सूर्य होता है, और सूर्य से जो ऊर्जा पृथ्वी तक आती है उसे सौर विकिरण कहते हैं। तो समझिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र के जो भी जैविक समुदाय है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य पर डिपेंड होते हैं। कुछ तो डायरेक्ट होते हैं सूर्य पर डिपेंड, लेकिन कुछ होते हैं जो इनडायरेक्ट रूप से सूर्य की एनर्जी पर डिपेंड होते हैं। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य पर डिपेंड होते हैं। चलिए आइए अब इस फंक्शन का जो पहला टॉपिक है हमारा कि पारिस्थितिकी उत्पादकता किसे कहते हैं, यानी कि इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। देखिए, प्राथमिक पारिस्थितिकी उत्पादकता क्या है इसके बारे में जानना है हमको, ठीक ना। तो जैसे मान लीजिए कोई ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपके हरे पेड़ पौधे हैं यानी प्लांट्स हैं। इस प्लांट्स द्वारा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण किया जाता है। तो इस पौधे द्वारा प्रति इकाई सतह में, यानी कि इसके सरफेस के प्रति इकाई सतह में यूनिट टाइम में कितनी ऊर्जा संचित हो रही है उसे पारिस्थितिकी उत्पादकता कहते हैं। समझिएगा पारिस्थितिकी उत्पादकता क्या है। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे प्रति, यानी कि अगर समय 1 सेकंड है तो 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है उस एरिया के द्वारा कितनी ऊर्जा का संचरण हो रहा है, कितनी ऊर्जा स्टोर की जा रही है, उसे ही हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी उत्पादकता। क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक समझिएगा पारिस्थितिकी उत्पादकता क्या है। तो एक बार फिर से देखने की कोशिश करते हैं कि पारिस्थितिकी उत्पादकता का मतलब है कि किसी क्षेत्र में स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक, जैसे हरे पेड़ पौधे द्वारा प्रति इकाई सतह में प्रति इकाई समय में संचित होने वाली ऊर्जा को पारिस्थितिकी ऊर्जा कहते हैं। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो खुद अपना भोजन निर्माण करते हैं, ठीक है, यानी कि भोजन का निर्माण करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो इस वजह से स्वपोषित हरे पेड़ पौधों को प्राथमिक उत्पादक कहते हैं, ठीक है। प्राथमिक उत्पादक का मापन 2 रूपों में हम लोग करेंगे। कितने रूपों में प्राथमिक उत्पादन का मापन करेंगे? 2 रूपों में करेंगे। कौन कौन सा होगा प्राथमिक उत्पादन? एक तो होगा आपका सकल प्राथमिक उत्पादन यानी GPP, और दूसरा होगा आपका शुद्ध प्राथमिक उत्पादन यानी कि NPP, यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है। तो हरे पेड़ पौधे जितनी ऊर्जा को, जैसे मान लीजिए हरे पेड़ पौधे जितनी ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर करते हैं उसे कहते हैं सकल प्राथमिक उत्पादन। क्लियर है। जैसे यूनिट समय में यानी इकाई समय में और इकाई क्षेत्रफल के द्वारा हरे पेड़ पौधे जितनी ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर करते हैं उसे कहते हैं प्राथमिक
उत्पादन। तो प्राथमिक उत्पादन क्लियर हो गया होगा। अब देखिए शुद्ध प्राथमिक उत्पादन किसे कहते हैं, ठीक ना। जब हरे पेड़ पौधे ऊर्जा को स्टोर कर रहे हैं तो हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं दोस्तों, वो होते हैं स्वपोषी, वो अपना भी पोषण करते हैं, यानी कि श्वसन लेते हैं। तो जब हरे पेड़ पौधे श्वसन लेते हैं तो एक श्वसन में कुछ ऊर्जा खर्च होती है। इस खर्च ऊर्जा, एक श्वसन में जो ऊर्जा खर्च हो जा रही है, उस खर्च होने जो ऊर्जा खत्म हो गई, उसके बाद जो बची हुई ऊर्जा होती है उसे कहते हैं शुद्ध प्राथमिक उत्पादन। देखिएगा हरे, इसकी उत्पादकता को कैसे मापा जाता है, उत्पादकता को ग्राम पर वर्ग मीटर और प्रतिदिन में मापा जाता है। ये उत्पादकता की यूनिट है कि ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन में मापा जाता है। क्लियर हो गया होगा उत्पादकता। तो नेट प्राथमिक उत्पादन क्या होता है, यानी कि शुद्ध प्राथमिक उत्पादन क्या है, एनपीपी क्या है दोस्तों, इसको समझिएगा। एनपीपी बराबर होता है सकल प्राथमिक उत्पादन, यानी कुल कितना उत्पादन हुआ और माइनस श्वसन के द्वारा कितनी ऊर्जा नष्ट हुई है। तो जैसे सकल प्राथमिक उत्पादन मान लीजिए कि अगर 100 है और अगर उसमें से 10 ग्राम जो है ऊर्जा यूज हो जा रही है श्वसन में, तो बच गई कितनी, 90 ग्राम। इसी 90 को कहेंगे एनपीपी, और जो टोटल उत्पादन हुआ वो कितना है, 100, इसको कहेंगे जीपीपी, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन, इसको कहेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। क्लियर हो गया होगा दोस्तों, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक ना। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा एनपीपी क्या है और जीपीपी क्या है। तो एक बार फिर से ध्यान सुन लीजिएगा। जीपीपी का मतलब होता है हरे पेड़ पौधे जितनी ऊर्जा को स्टोर करते हैं, बनाते हैं। और एनपीपी क्या होता है, हरे पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में जितनी ऊर्जा खर्च कर देते हैं, उसके बाद जो बची हुई ऊर्जा है उस ऊर्जा को कहते हैं एनपीपी, ठीक ना। और जो बची हुई ऊर्जा होती है ना, शुद्ध प्राथमिक उत्पादन जो होता है वो पौधों में जैव भार के रूप में संचित होता है। किसके रूप में संचित होता है, जैव भार के रूप में संचित होता है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। थोड़ा सा इसको जूम करके देखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रति इकाई समय एवं प्रति इकाई क्षेत्र में, यानी कि यूनिट इकाई टाइम में और यूनिट एरिया में जीवित पदार्थों के शुष्क भार को सकल, यानी कुल शुष्क भार को क्या कहते हैं, बायोमास कहते हैं। प्रति इकाई समय में, यानी ये क्षेत्रफल है मान लीजिए प्रति इकाई, इसमें प्रति इकाई समय में जीवित पदार्थ जो भी हैं उनके शुष्क भार को क्या कहेंगे हम लोग, बायोमास कहते हैं। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं कि बायोमास जो होता है ना, बायोमास के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है। शुष्क भार की बात हुई है तो बायोमास के अंतर्गत जो पौधे होते हैं यानी जीवित प्राणी और जंतु जो होते हैं जीवित प्राणी, इनके शुष्क भार को शामिल करते हैं, ठीक ना। और किसी क्षेत्र में अगर बायोमास में वृद्धि हो रही है तो उसे वृद्धि दर को क्या कहते हैं, उत्पादकता कहते हैं। और बायोमास की जो मात्रा होती है उसे कहते हैं उत्पादन। क्या कहते हैं दोस्तों, उत्पादन। तो किसी भी क्षेत्र में बायोमास की जो मात्रा है उसे कहेंगे उत्पादन। और उत्पादन में यानी कि बायोमास में अगर वृद्धि हो रही है तो उसे कहेंगे उत्पादकता, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा कुछ फैक्ट याद रखिएगा कि विश्व की, थोड़ा इसको हम क्लियर करते हैं, इसके बाद देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिएगा विश्व की औसत नेट प्राथमिक उत्पादकता यानी कि एनपीपी कितना है, पूरे वर्ल्ड का औसत 320 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है। 320 ग्राम प्रति वर्ग मीटर और पर ईयर से के अकॉर्डिंग ये नेट प्राथमिक उत्पादकता है। क्वेश्चंस ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इसको हम क्लियर करेंगे फिर उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए कि जो वर्ल्ड है, पूरे विश्व की औसत नेट प्राथमिक उत्पादकता याद रखिएगा 320 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है, 320, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। और लेकिन कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे उत्पादकता अधिक होती है, बहुत अधिक होती है।
जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन है वहाँ पे, दलदली क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे, और एस्चुअरी जहाँ पे होती है वहाँ पे विश्व की सर्वाधिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता 2000 ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर होती है, 2000 ग्राम हाईएस्ट। और उसके बाद नेट प्राथमिक उत्पादकता कितनी है, 320। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। प्राथमिक उत्पादकता के 3 स्तर हैं, यानी कि जो उत्पादकता हो रही है उसको 3 स्तर में डिवाइड किया गया है। वो 3 स्तर कौन कौन से हैं? पहला है उच्च पारिस्थितिकी उत्पादकता के प्रदेश, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे प्राथमिक उत्पादकता या फिर पारिस्थितिकी उत्पादकता जो होती है वो अधिक होती है। तो कौन कौन से मैदान है? जलोढ़ मैदान है, जो आर्द्र भूमि वेटलैंड वाला एरिया है, जो एस्चुअरी है वहाँ पे, और जो दलदली क्षेत्र है यहाँ पे उत्पादकता बहुत उच्च होती है, अधिक होती है। ठीक है, इसी तरह से मध्यम एरिया में कौन आते हैं? तो मध्यम उत्पादकता वाले प्रदेश होते हैं, जैसे घास क्षेत्र हुआ, छिछली झीलें हुई, और कृषि क्षेत्र जो है यहाँ पे मध्यम उत्पादकता होती है। अब जरा देख लेते हैं कि निम्न उत्पादकता वाले प्रदेश कौन कौन से हैं। तो निम्न उत्पादकता के प्रदेश हैं जैसे जहाँ पे बंजर भूमि है वहाँ पे, या फिर जहाँ पे ज़्यादा बर्फीली एरिया है वहाँ पे, जहाँ पे मरुस्थल है वहाँ पे, तथा सागर के जो गहरे भाग है, जैसे कि सागर है, सागर का जो गहरा भाग है जहाँ पे प्रकाश की अनुपस्थिति है वहाँ पे उत्पादकता बहुत ही कम होती है। क्लियर होगा दोस्तों। अब आगे समझते हैं कि जो उत्पादकता है वो कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो इसको प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? किस वजह से उत्पादकता कहीं कहीं पे ज़्यादा होती है और कहीं कहीं पे कम होती है? तो उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए कई कारक होते हैं। पहला हम लोग देख लेते हैं भौतिक कारक। उत्पादकता को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक कौन से हैं? तो देखिए भौतिक कारक में आ जाता है आपका तापमान से उत्पादकता प्रभावित होती है। समझिएगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप हो रही है वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, ठीक ना। और जहाँ पे टेम्परेचर यानी बारिश कम हो रही है वहाँ पे भी उत्पादकता कम होती है, ठीक ना। जलवायु अच्छी अगर है तो वहाँ पे उत्पादकता अधिक होती है, ठीक ना। ये भौतिक कारक है और बहुत ही इफ़ेक्टिव कारक होते हैं, ये ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जैसे अभी आप देख लीजिए, जैसे पृथ्वी की जो विषुवत रेखा है, जहाँ से पृथ्वी की विषुवत रेखा जा रही है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी की जो विषुवत रेखा, यहाँ पे टेम्परेचर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, टेम्परेचर अधिक होता है इस एरिए में। टेम्परेचर अधिक होने की वजह से पानी तेज़ी से वाष्पित होता है और बारिश भी तेज़ी से होती है। यहाँ पे बारिश भी तेज़ हो रही है, तो यहाँ पे विविध प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक। जैसे अमेजन का वन हुआ, ये सब वन पाए जाते हैं और इन वनों की वजह से यहाँ पे उत्पादकता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। अब देख लेते हैं रासायनिक कारक क्या होते हैं। रासायनिक कारक में जैसे जहाँ पे पोषक तत्वों की उपलब्धता ज़्यादा होगी वहाँ पे जीव जंतु ज़्यादा रहते हैं। क्लियर है। और तीसरा है जैविक कारक, भी कुछ इसमें वर्क करते हैं। जैविक कारक की वजह से भी उत्पादकता प्रभावित होती है, जिससे सहजीविता जहाँ पे हो सकती है, यानी कि दो चीज़ें एक साथ रह लें, दोनों एक दूसरे को नुकसान न पहुँचाएं। दो जीव एक साथ रहें और दोनों एक दूसरे को नुकसान न पहुँचाएं, तो सहजीविता, प्रतिस्पर्धा, परजीविता, तटस्थता, इन सब जीवों की पारस्परिक क्रिया की वजह से भी उत्पादकता प्रभावित होती है। और अन्य में हम देख लेते हैं जहाँ पे क्षेत्रीयता का हिस्सा कैसा है, सामाजिक संगठन किस प्रकार का है, तो इस वजह से वहाँ पे भी उत्पादकता प्रभावित हो सकती है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे देखने की कोशिश करेंगे। एक बहुत नोट पॉइंट बनाया गया, नोट पॉइंट देखिएगा आप क्या लिखा गया नोट पॉइंट में, जरा इसको पढ़िएगा। महाद्वीपीय तथा महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्रों की औसत नेट प्राथमिक उत्पादकता 669 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है। 669 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष तथा 155 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है। क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखिएगा, अगर महाद्वीप वाला एरिया है तो वहाँ पे उत्पादकता ज़्यादा है, यानी कि 669 है। लेकिन अगर महासागर वाला एरिया है तो वहाँ पे उत्पादकता कम है, 155। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, पोषण स्तर को समझते हैं। पोषण स्तर क्या होता है इस चीज को समझिएगा, ठीक ना। देखिए, जैसे आहार तथा जो ऊर्जा, जैसे भोजन है और ऊर्जा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जीव के लिए, भोजन और ऊर्जा। तो भोजन एक जीव से दूसरे जीव में, जैसे मान लीजिए एक जीव यहाँ पे है फिर एक जीव यहाँ पे है, जैसे ये पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे भोजन बनाए तो कोई जीव आके इसको खा गया, तो ऊर्जा भोजन यहाँ से यहाँ स्थानांतरित हो गया, ठीक ना। इसी तरह से ऊर्जा भी श्रृंखलाबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। तो भोजन यानी पोषण और ऊर्जा दोनों एक वर्ग से दूसरे वर्ग के जीवों में श्रृंखलाबद्ध रूप से स्थानांतरित होती है। तो ये जो श्रृंखला बनती है ना, इसी श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों, आहार श्रृंखला, ठीक ना। देखिए, अब आहार श्रृंखला में कुछ बिंदु होते हैं, समझते हैं। तो जैसे ये आहार श्रृंखला हमारी बन गई है, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक हम कोई आहार श्रृंखला मान लेते हैं। तो आहार श्रृंखला में यहाँ पे हो गया कोई पेड़ पौधे हो गए, उत्पादक हो गए, यहाँ पे कोई जंतु हो गया जो शाकाहारी है, यहाँ पे कोई जंतु हो गया जो सर्वाहारी है, और यहाँ पे कोई जंतु है जो केवल मांसाहारी है। ये 4 स्तर हमने बना लिए, यानी उत्पादक, शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी। इसी को कहेंगे, यहाँ पे समझिएगा, ये पहला हो गया आपका उत्पादक, ये दूसरा हो गया शाकाहारी जंतु, ये हो गया सर्वाहारी जंतु, और ये हो गया मांसाहारी जंतु। अब इसी को पोषण स्तर में बांट लेते हैं, ठीक ना। तो प्राथमिक पोषण स्तर में इसको रखेंगे, ये प्राथमिक पोषण स्तर, ये द्वितीयक पोषण स्तर, और ये तृतीयक पोषण स्तर। यानी तृतीयक पोषण का स्तर में कौन आएगा, मांसाहारी। द्वितीयक पोषण स्तर में कौन आ रहा है, सर्वाहारी। और प्राथमिक पोषण स्तर में कौन आ रहा है, शाकाहारी। और ये तो उत्पादक हैं, ये स्वपोषी होते हैं, ठीक ना। देखिएगा, आहार श्रृंखला में, ये आहार श्रृंखला बनी हुई है। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का एक वर्ग से जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में स्थानांतरण होता है। यानी ऊर्जा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुई, फिर यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुई। तो इसी को क्या कहते हैं, जहाँ पे ये मिलते हैं उस बिंदु को कहते हैं पोषण स्तर। क्या कहते हैं दोस्तों, पोषण स्तर कहते हैं। और सामान्य रूप से पोषण स्तर कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के पोषण स्तर होते हैं। ये 4 प्रकार के पोषण स्तर कौन कौन है, जरा इसको देखते हैं। पहला है आपका हरे पेड़ पौधे जो उत्पादक होते हैं, इनको स्वपोषी कहा जाता है। दूसरा है शाकाहारी, शाकाहारियों को प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं, ये विषम पोषी होते हैं। तीसरा है मांसाहारी, यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता है। देखिए, मांसाहारी तो आप कह ही सकते हैं, साथ ही साथ ये शाकाहारी भी होती है, यानी इनको कहा जाएगा सर्वाहारी जंतु होते हैं। मांसाहारी भी होते हैं, सर्वाहारी भी होते हैं, ठीक ना। मांसाहारी या सर्वाहारी को द्वितीयक उपभोक्ता कहेंगे, यानी विषम पोषी ये भी होते हैं। और चौथे नंबर पे आते हैं शीर्ष मांसाहारी, जो कि तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, और ये भी होते हैं विषम पोषी। क्लियर हो गया दोस्तों। तो ये पोषण स्तर तो आपको समझ में आ गया होगा। पोषण स्तर क्या है, खाद्य श्रृंखला क्या है, खाद्य श्रृंखला में कितने पोषण स्तर बनते हैं, तो 4 पोषण स्तर बनते हैं, ठीक ना। हरे पेड़ पौधे प्रथम, द्वितीय पोषण स्तर, तृतीय पोषण स्तर, चतुर्थ पोषण स्तर, ठीक है ना दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। थोड़ा और आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, डायग्राम एक यहाँ पे है, क्या है ये ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। एक पारतंत्र है, ये पारतंत्र में चित्र बना है, इसको हम समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। देखिए, ये सौर ऊर्जा है, यहाँ से सूर्य की ऊर्जा मिलती है हरे पेड़ पौधों को। यहाँ पे हरे पेड़ पौधे हैं, और हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। तो हरे पेड़ पौधों को कहा जाता है उत्पादक, समझिएगा। और हरे पेड़ पौधे क्या क्या लेते हैं, उत्पादक को चाहिए सूर्य की ऊर्जा चाहिए, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जमीन से पोषक तत्व चाहिए, और जल चाहिए। ये कहाँ से लेते हैं, जमीन से ले लेते हैं, ठीक। अब ये बना दिए भोजन, भोजन का निर्माण करते हैं, साथ ही ऑक्सीजन गैस भी निकालते हैं।
तो इनको कहते हैं उत्पादक, और उत्पादक जो होते हैं वो प्रथम पोषण स्तर में आते हैं। उत्पादक जो होते हैं उनको प्रथम पोषण स्तर में रखा गया है। ठीक है। अब जो उत्पादक है उसको उपभोक्ता खाएगा। जैसे उत्पादक कोई सर्वाहारी जंतु है, ठीक ना, या कोई सर्वोच्च उपभोक्ता है, वो इसको खा सकता है। या फिर प्राथमिक उपभोक्ता कोई शाकाहारी जंतु है, वो भी इस उत्पादक को यानी पेड़ पौधों को खाएगा। तो जो ये शाकाहारी में प्राथमिक उपभोक्ता है उसको कहते हैं द्वितीयक पोषण स्तर। ठीक। फिर द्वितीयक पोषण स्तर में जो जंतु है उसको कोई ऐसा जंतु खाएगा जो मांसाहारी है, यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता है, वो खाएगा और वो आ जाएगा तीसरे पोषण स्तर में। चौथे पोषण स्तर में कौन पहुंचा है? जो शीर्ष मांसाहारी है, यानी कि जो केवल मांस भक्षण करता है, वो उसको रखेंगे तृतीयक उपभोक्ता में, यानी कि वो चतुर्थ पोषण स्तर में रहेगा। और इन सब में सबसे ऊपर है सर्वोच्च पोषण स्तर, यानी कि सर्वाहारी या सर्वोच्च उपभोक्ता। अब तृतीयक उपभोक्ता हुआ, चाहे द्वितीयक उपभोक्ता हुआ, चाहे प्राथमिक उपभोक्ता हुआ, चाहे उत्पादक हुआ, इन सबको जब ये खत्म हो जाएंगे तो इनको डीकम्पोजर खाएंगे, यानी अपघटक जो होते हैं वो इनको खाएंगे। और ये खाने के बाद ये कहाँ मिला देंगे? मृदा में। और ये पूरा एक चक्रीय प्रक्रम बना है। इसको नए पेज पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे हो गया उत्पादक, यानी कि प्रोडक्शन करने वाला। फिर यहाँ पे हो गया प्राथमिक कंज्यूमर हुआ। फिर यहाँ पे हुआ सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ। फिर यहाँ पे हो गया थर्ड नंबर का कंज्यूमर हुआ। ठीक ना। अब पेड़ पौधे जो होते हैं यानी प्लांट्स जो होते हैं ये उत्पादक होते हैं। शाकाहारी जंतु जो होते हैं वो प्राथमिक कंज्यूमर होते हैं, यानी प्रथम उपभोक्ता होते हैं। और जो सर्वाहारी या मांसाहारी होते हैं वो द्वितीय कंज्यूमर हैं। और जो तृतीय कंज्यूमर हो वो शीर्ष मांसाहारी होते हैं। अब इसकी मृत्यु हो गई पेड़ पौधों की, या सड़ गल गया, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये, इन चारों को कौन यूज करेगा? डीकम्पोजर, यानी कि अपघटक इसका यूज करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद ये इसको कहाँ मिला देते हैं? मृदा में मिला देते हैं। और मृदा से फिर कौन इसको रिसीव करेगा? प्लांट्स इसको रिसीव करते हैं। तो ये एक चक्र की तरह प्रक्रम चलता है। तो पोषण स्तर का क्रम कैसा होता है दोस्तों? तो चक्रीय होता है। और ऊर्जा का ट्रांसफर एक दिशा में होता है, तो एक दिशात्मक ऊर्जा होती है। ठीक ना। ऊर्जा कैसे ट्रांसफर होती है? हायर टू लेवल, यानी कि उच्च से निम्न। यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ से फिर एनर्जी इधर आई, फिर और कम हुई, फिर और कम एनर्जी इधर आई, यानी कि ऊर्जा जो होती है उच्च स्तर से निम्न स्तर को ट्रांसफ़र होगी। और जो पोषण स्तर होता है वो चक्रीय होता है। और साथ ही साथ ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आगे आप समझते हैं पेज नंबर 10 पे हम लोग एक और उदाहरण के द्वारा इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय, जैसे देखिएगा अभी जो बताया गया है उस हिसाब से पोषण स्तर यहाँ पे है। जैसे चारागाह कोई है, पेड़ पौधे छोटे छोटे घास हैं, वो प्राथमिक उत्पादक हो गए। अगर तालाब है तो शैवाल प्राथमिक उत्पादक है। अगर सागर है कोई तो पादप प्लवक प्राथमिक उत्पादक है। ये प्राथमिक उत्पादकों की श्रेणी है। अब जैसे घास है, घास को टिड्डा खाता है तो टिड्डा हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। या शैवाल को मच्छर का लार्वा खाता है तो ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। पादप प्लवक को प्राणी मंदपलोक खाते हैं तो ये हो गए प्राथमिक उपभोक्ता। अब टिड्डा को कौन खाएगा? चूहा खा रहा है तो चूहा हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। मच्छर लार्वा को ड्रैगन फ्लाई लार्वा अपना भोजन बनाएगा तो ड्रैगन फ्लाई लार्वा आ गया द्वितीयक उपभोक्ता। और प्राणी मंदपलोक को मछली अपना भोजन बनाएगी तो ये हो गई द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है। तृतीयक उपभोक्ता में देखते हैं, जैसे सांप है, सांप चूहे को खा जाएगा तो ये तृतीयक उपभोक्ता में आ गया। ठीक। मछली है, मछली ड्रैगन फ्लाई को खा सकती है। और सील जो है वो मछली को खा सकती है, तृतीयक उपभोक्ता। इसी तरह से शीर्ष मांसाहारी में बाज आ गया, आपका रेगून आ गया, और सफ़ेद शार्क जो है ये शीर्ष मांसाहारी के क्रम में आते हैं। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। मेरे ख्याल से आपको ये खाद्य श्रृंखला, पोषण स्तर, और उसके बाद प्राथमिक उत्पादक में कौन है, द्वितीयक उत्पादक में कौन है,
उपभोक्ता में कौन है, ये सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उत्पादक देखिए प्राथमिक उत्पादक और उसके बाद फिर उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और शीर्ष मांसाहारी यानी कि चतुर्थक उपभोक्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में देखिए खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला समझते हैं। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए पारितंत्र में एक जीव दूसरे जीव का भोजन बनता है। पारितंत्र में क्या होता है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बन जाता है, यानी कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बनता है, लेकिन एक निश्चित क्रम में ऐसा होता है। तो ये जो क्रम बनता है इसी को कहते हैं खाद्य श्रृंखला। क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला क्रम के अनुसार ही बनता है। ठीक है, अब देखते हैं खाद्य श्रृंखला के प्रकार कितने होते हैं। खाद्य श्रृंखला को दो भागों में पढ़ा गया है। खाद्य श्रृंखला को दो भागों में बांटा गया है। एक है चारण खाद्य श्रृंखला और दूसरा है अपरद खाद्य श्रृंखला। चारण का मतलब ग्रेजिंग फूड चेन और फिर डेट्रिस फूड चेन, ये दो फूड चेन है। ठीक है, अब चारण खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है दोस्तों? तो खाद्य श्रृंखला दो प्रकार की होती है, चारण खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला। अब चारण का मतलब ग्रेजिंग यानी चरने वाले भाग। तो ऐसे उपभोक्ता होते हैं जो भोजन के रूप में पौधों अथवा पौधों के भागों का उपयोग करके श्रृंखला बनाते हैं। ऐसे उपभोक्ता होते हैं जो भोजन के रूप में पौधों अथवा पौधों का यूज करते हैं, तो वो श्रृंखला बनाते हैं। तो उस श्रृंखला को कहते हैं चारण खाद्य श्रृंखला। ठीक है, जैसे उदाहरण है, जैसे मान लीजिए घास है, घास को कौन खा रहा है? टिड्डा खा रहा है। टिड्डा को कोई पक्षी खा गया और पक्षी को कौन खा गया? बाज खा गया। तो ये शुरुआत कहाँ से हो रही है? घास से, यानी कि टिड्डा के यहाँ से श्रृंखला ऐसे बन रही है। तो ये घास या पौधे या पौधों के भाग में स्थित है, तो इस वजह से ये श्रृंखला कौन सी होती है? चारण खाद्य श्रृंखला। और दूसरा है आपका अपरद खाद्य श्रृंखला। अपरद खाद्य श्रृंखला क्या होती है दोस्तों? जैसे कोई जब जीव मर जाता है ना, जब किसी जीव के पादप शरीर की मृत्यु हो जाती है, तो मृत जैविक पदार्थ से अगर कोई श्रृंखला शुरू हो रही है तो उसे कहेंगे अपरद खाद्य श्रृंखला। जैसे इसका अगर उदाहरण देख लिया जाए तो समझिएगा उदाहरण क्या होगा इसका। जैसे मान लीजिए कोई कचरा है ना, कचरा का मतलब जैसे कोई पेड़ है, मान लीजिए वो सड़ गया, ठीक है, वो खत्म हो गया, सड़ गया, कचरा है, उसको कोई कीट खा रहा है, यानी जिसका कीट का नाम है स्पिंग टेल, और स्पिंग टेल को छोटी मकड़ियाँ खा ले रही हैं। तो ये जो श्रृंखला बन रही है ना, इसको कहते हैं अपरद खाद्य श्रृंखला। ठीक, अगर कोई छिछला समुद्र है, उथला समुद्र है, तो संपूर्ण ऊर्जा का लगभग 80% भाग अपरद श्रृंखला में प्रवाहित होता है। कोई छिछले समुद्र का 80% भाग अपरद श्रृंखला में प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, एक और टॉपिक है खाद्य जाल, को हम लोग समझ लेते हैं। खाद्य जाल क्या होता है? जब देखिएगा अगर किसी पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर अनेक खाद्य श्रृंखलाएं बने तो इसे खाद्य जाल का निर्माण होता है। यानी एक से अधिक अगर खाद्य श्रृंखला है उसमें, तो वो पूरा मिला के क्या कहेंगे? उसको खाद्य जाल कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिएगा, ये हरे पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधों पर ये चूहा डिपेंड है, फिर उसके बाद सांप है, फिर बाज है। एक श्रृंखला बन गई यहाँ से, ये देखिए एक श्रृंखला बन गई। ठीक है, अब दोस्तों दूसरी श्रृंखला कहाँ बन रही है इसको समझिएगा। दूसरी श्रृंखला समझने के लिए थोड़ा कलर हम चेंज करते हैं दूसरी श्रृंखला समझने के लिए। दोस्तों जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, बकरी इस पे डिपेंड है, फिर बकरी पे कौन डिपेंड है? कोई मान लीजिए शेर डिपेंड है, तो ये कौन सी श्रृंखला बन गई? दूसरी श्रृंखला। फिर उसी तरह से तीसरी श्रृंखला कौन सी? जैसे मान लीजिए कोई खरगोश है, खरगोश पे फिर जंगली सियार, बिल्ली, फिर उसका शेर डिपेंड है। ठीक, तो कहने का मतलब है कि एक साथ कई श्रृंखलाएं मिल रही हैं ना, तो इसे कहते हैं खाद्य जाल। ठीक है, तो खाद्य जाल मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो इसी तरह से आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा
ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।